नमस्कार, न्यूज की पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अब वीकेंड पर भी पाठशाला की क्लास लगने लगी है बॉस, और हफ्ते भर की तरह यहां भी अटेंडेंस फुल ही रहना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास किसी खास सब्जेक्ट के डाउट्स क्लियर करने के लिए होती है अमूमन। तो आज की एक्स्ट्रा क्लास है विपक्ष की राजनीति के उस नैरेटिव को लेकर जो बहुत ही सेलेक्टिव है। मतलब किस मुद्दे को पकड़ना है, किसे नहीं पकड़ना है, किस पर बवाल तान देना है और किस मुद्दे पर चुप्पी मार के बैठ जाना है, मूंदो आंख कतो कुछो नाही वाली स्टाइल में। और यही सब देखकर पब्लिक का शक यकीन में बदलने लगता है कि बॉस, ये विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष खाली तभी मुद्दा उठाते हैं जब वो इनके काम आ सकता है। जैसे आप देखिए, हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट को लेकर पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस ने जमकर बवाल काटने की कोशिश की। हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख पर सवाल खड़े करते हुए भारतीय शेयर मार्केट में फिर खेला करने की जमीन तैयार की। उधर पिच हिंडनबर्ग ने तैयार की, इधर बैटिंग करने राहुल गांधी उतर गए। लेकिन इस बार पब्लिक ने दोनों को क्लीन बोल्ड किया। भारतीय बाजार एकदम तना रहा बॉस, लेकिन पब्लिक पूछ रही है कि हिंडनबर्ग का माल आता है तो राहुल गांधी 24 घंटे के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता पर जागने में उनको कई दिन लग जाते हैं, ऐसा क्यों? और जागते भी हैं तो आधा, वो पूरे मामले में ममता सरकार से एक सवाल नहीं पूछ पाते। इसी तरह बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है, हिंदुओं पर हमले होते हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हिंदू शब्द लिख नहीं पाते ट्वीट में। इसलिए प्रश्न उठता है कि इतनी सेलेक्टिव राजनीति क्यों भाई? यह रिपोर्ट देखिए, समझ में आएगा आपको कि कई जगह संदेह का पेच क्यों फंसा है। ইসলামিক কট্টরপন্থী মুর্দাবাদ, ইসলামিক কট্টরপন্থী মুর্দাবাদ। মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। मैं जोर से फिर से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी मैट तारिक रहमान से मुलाकात की लंदन में। उन लोगों को तारिक रहमान साहब ने ये मैसेज भेजा कि राहुल गांधी के साथ बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुआ। We have got green signal from him. My duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is corporate. भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे। आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? क्या चाहती है? बीते हफ्ते 3 खबरें सबसे ज्यादा चर्चा में रही। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर से गैंगरेप और मर्डर की खबर ने राष्ट्र को स्तब्ध कर दिया, अवसाद और क्रोध में धकेल दिया। दूसरी खबर हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट पर इंडी गठबंधन और उसको लीड कर रही कांग्रेस का हंगामा। और तीसरा, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां से आती हिंदुओं पर जुल्म और ज्यादती की परेशान करने वाली तस्वीरें। इन तीनों खबरों में से नेता प्रतिपक्ष ने चुना हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथों हाथ लिया। सवालों और तीखे आरोपों के साथ मोदी सरकार पर कूद पड़े। भारतीय निवेशकों की चिंता में घुलते राहुल गांधी ने फटाफट वीडियो तक जारी कर दिया। Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is corporate. लेकिन कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से हुई बर्बरता में एक लफ्ज उनके मुंह से नहीं फूटा। न एक सवाल ममता सरकार पर उठे, न ही पूरे मामले में घनघोर लीपापोती के आरोपों पर उन्होंने सवाल किया। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम और संकट पर राहुल चुप ही रहे। जब पूरे देश में डॉक्टरों ने कोलकाता मामले में हड़ताल शुरू की, तब राहुल गांधी जागे और ट्वीट करते हुए लिखा,
कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। तो आखिर ऐसा क्या है कि एक महिला डॉक्टर के बर्बर रेप कांड और मर्डर या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सवाल उठाने की बजाय राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को चुना? जिस मुद्दे पर पूरे देश में डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, जबरदस्त गुस्सा देश में है, सवाल ममता के पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे हैं, उस मुद्दे पर बोलने के बजाय राहुल गांधी ने चुना हिंडनबर्ग के कथित खुलासे को। और इसलिए बीजेपी आरोप लगाती है कि भारत में आर्थिक अराजकता फैलाने के टूलकिट का डाइस राहुल गांधी ने पकड़ा हुआ है। पिछली बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बड़ा नुकसान भारतीय निवेशकों को पहुंचाया। इस बार भी मंशा यही थी, लेकिन वो तो भला हो भारतीय निवेशकों का जिन्होंने एकदम कड़क जवाब दिया। इसलिए मामला गंभीर नजर आता है। हिंडनबर्ग वाले टूलकिट का कोई कनेक्शन कांग्रेस से है क्या? भारत विरोधी डीप स्टेट क्या भारत के भीतर आर्थिक अस्थिरता पैदा करके हालात बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते हैं? कौन है जो छोटे निवेशकों में डर और भय पैदा करना चाहता है ताकि भारतीय बाजार क्रैश कर जाए? अगर आप आसपास की घटनाओं को देखेंगे तो सवाल यही उठेगा कि क्या सारे डॉट्स कहीं एक जगह जाकर जुड़ रहे हैं? जैसे आप देखिए कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वहां भारत विरोधी ताकतें हावी हो गई। इसके कुछ ही दिन में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई जिसका मकसद भारतीय बाजार को गिराने का था। मतलब पहले बांग्लादेश के बहाने जनता को उकसाने की कोशिश हुई, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिससे आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। इसलिए सवाल है कि क्या कोई टूलकिट फिर से एक्टिव हो गया है जो भारत की बर्बादी देखना चाहता है? इस बीच बांग्लादेश के पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगा दिए। उन्होंने दावा किया कि 1 महीने पहले राहुल गांधी लंदन में थे और राहुल गांधी ने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में राहुल गांधी को बांग्लादेश में होने वाले आंदोलन से जुड़ी जानकारी दी गई थी। आरोप यह भी लगाया कि इस मुलाकात के बाद तारिक रहमान ने ISI और CIA अधिकारियों से मुलाकात की थी। इसके बाद ही शेख हसीना के तख्ता पलट की पूरी रणनीति बनी। मैं जोर से फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी मैट तारिक रहमान से मुलाकात की लंदन में। 2-3 वेरी सीनियर लीडर्स BNP का, बहुत ही सीनियर मीनिंग इम्पोर्टेंट, सॉरी, उन लोगों को तारिक रहमान साहब ने ये मैसेज भेजा कि राहुल गांधी के साथ बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुआ, वी हैव गॉट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम हिम, और बांग्लादेश में जो हमारा प्लान है, it was, I got this message, I will just give you the date when they met. I will not tell now, but when I got this information, I got the day before the Eid al-Adha, बकरीद था, उसके आगे के दिन मुझको इंफॉर्मेशन मिला। और वो बात सुनने के बाद कि राहुल गांधी साहब का क्लियरेंस मिल गया, BNP लीडर्स जेनरसली एंड ओपनली इन्वेस्टमेंट किया। ये जो एनर्किज्म हो रहा है इसमें, अगर मेरे एलिगेशंस इंफॉर्मेशन सही है नहीं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी साहब भी दे ऑफिशियली कह दे कि ये इंफॉर्मेशन सटीक है नहीं, देन आई विल गिव द एविडेंस। बांग्लादेशी पत्रकार सलाहुद्दीन चौधरी के लगाए आरोप गंभीर हैं क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के ऊपर संगीन आरोप हैं, खासकर भारत विरोधी एक्टिविटीज को लेकर। 9 फरवरी 2010 को टाइम्स ऑफ इंडिया में तारिक रहमान पर लगे गंभीर आरोपों की तफसील थी, जिसमें बांग्लादेश के बड़े हथियार तस्करी मामले के मुख्य आरोपी हफीजुर रहमान का कबूलनामा था। इसी कबूलनामे में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का नाम बांग्लादेश के बड़े हथियार तस्करी में आया था।
जिसमें 10 ट्रकों में लदे हथियारों को पकड़ा गया था। ये हथियार भारत में उग्रवादी संगठन उल्फा को भेजे जाने थे। मुख्य आरोपी हफीजुर रहमान ने मास्टरमाइंड के तौर पर तारिक रहमान का नाम लिया था। 10 ट्रकों में भरे हथियारों का कंसाइनमेंट असम के उल्फा उग्रवादियों को सप्लाई होना था। सच ये है कि आंख बंद करके किसी दूसरे देश के नागरिक पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं होता, वैसे ही सलाउद्दीन चौधरी की बात पर भी यकीन नहीं हो सकता। लेकिन हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने और अडानी ने अपना पक्ष रखा। पहली बार केस में कोर्ट को बताया कि वो गलत नहीं है और कोर्ट ने भी ये माना कि वो गलत नहीं है। लेकिन सलाउद्दीन चौधरी के आरोप पर कांग्रेस चुप क्यों है? सबसे पहली बात यह कि राहुल गांधी भारत की संसद में नेता प्रतिपक्ष है। भारत है, पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं, जहां नेताओं और वहां की आर्मी की कोई गरिमा ना हो। मतलब वो जब चाहें तख्ता पलट कर दें या विद्रोह कर दें, ऐसी स्थिति यहां नहीं है। मुमकिन है कि ऐसे आरोप भी भारत में अव्यवस्था फैलाने की साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं। लेकिन मामला संवेदनशील है तो कांग्रेस को बांग्लादेशी पत्रकार के लगाए गए आरोपों पर कड़ा जवाब देना चाहिए, आरोपों का खंडन करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेशी पत्रकार की तरफ से लगाए गए आरोप देश के नेता प्रतिपक्ष की गरिमा पर सीधे सवाल है। लेकिन कांग्रेस तो कुछ बोल ही नहीं रही बॉस। जाहिर है लंदन में राहुल गांधी के खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात वाले आरोप गंभीर हैं। अगर बांग्लादेशी पत्रकार ने राहुल गांधी पर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए हैं तो कांग्रेस को रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के आरोप दूसरे हैं। वो कहती है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद राहुल गांधी हिंसा के शिकार हुए हिंदुओं पर नहीं बोलते। एक विदेशी कंपनी के झूठे आरोपों पर सरकार को घेरते हैं। क्या राहुल भारतीय बाजार को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ हैं? अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था। मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो, विदेश का एफआईआई और एफडीआई वो सबको रोको, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजीशन। यह है इनकी सोच। तो क्या कांग्रेस जाने अनजाने उनका लाउड स्पीकर बन रही है जो देश को आर्थिक अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहते हैं, ताकि बाजार टूटे, निवेशकों में एक बड़ा आक्रोश पनपे और लोग सड़कों पर उतरे? जिस महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने हैं, उसी महाराष्ट्र में शेयर मार्केट के भीतर निवेश करने वाले देश के सबसे ज्यादा निवेशक हैं। 17.4% हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है। वित्त वर्ष 2015 में इसकी हिस्सेदारी 19.9% थी। 31 जनवरी 2024 तक महाराष्ट्र में 15.3 मिलियन शेयर बाजार निवेशक थे, जबकि 31 मार्च 2015 को यह संख्या 3.55 मिलियन थी। इसके बाद गुजरात में 9%, पश्चिम बंगाल में 5.6%, कर्नाटक में 5.6% और राजस्थान में भी 5.6% निवेशक हैं। कुल मिलाकर करीब 54% रजिस्टर्ड शेयर बाजार निवेशक सिर्फ इन 6 राज्यों से आते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि हिंडनबर्ग की लगातार ये कोशिश है कि भारतीय बाजार को तोड़ा जाए। बीजेपी आरोप लगाती है कि हिंडनबर्ग के टूलकिट का इस्तेमाल राहुल गांधी अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। विदेशी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर डर और भय फैलाकर वो भारतीय निवेशकों को भड़का रहे हैं। किसी और लोकतंत्र में अगर ये घटनाएं हुई होती तो सरकारें गिर जाती। कि इस पूरे खुलासे ने सभी चीफ, इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेग्रिटी को तार तार करके रख दिया है। और यह पूरा समझ में आता है कि परम मित्र को बचाने के लिए
बड़ी साजिश रची गई है। यहां दाल में काला नहीं है, यहां पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण के बगैर ये जो तथाकथित मिलीभगत है अडानी और सेबी की, ये हो सकती थी? The Congress party, its allies, and its closest allies, the Toolkit gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता। रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर। हिंडनबर्ग पर शक इसलिए होता है कि बीते 10 वर्षों में दुनिया में लेफ्ट इकोसिस्टम की आंखों की किरकिरी बनी है तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, मूडीज हो या IMF या कोई और संस्था, एक दावा सभी करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज होने वाली है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 4,112 अरब डॉलर है। देश की एनुअल ग्रोथ रेट 6.3% है। भारत 2024 में विश्व की GDP रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। आजादी के बाद भारत की ग्रोथ रेट करीब 3.5% थी। तब देश के विकास पर तंज कसे जाते थे। एक खास इकोसिस्टम ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट तक कहा था। वही भारत आज विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो क्या इसलिए टूल किट गैंग में बेचैनी है? क्योंकि पीएम मोदी ने टारगेट पहले ही सेट कर दिया था। तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का। मोदी का कमिटमेंट अगले 10 साल के लिए है। अगले 10 साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से, और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। बीजेपी हिंडनबर्ग में लेफ्ट विचारधारा वाले पूंजीपति जॉर्ज सोरोस के इन्वेस्टमेंट की बात कहती है। 2024 के चुनाव के पहले अडानी के ही बहाने जॉर्ज सोरोस ने मोदी को हटाकर भारत में सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिवाइवल की बात कही थी। India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. और इसलिए ये सब कुछ एक सेट क्रोनोलॉजी के तहत किए जाने का शक होता है, जिसमें पहले बिजनेसमैन का नाम सामने लाकर मोदी पर उंगली उठाई गई, फिर बिना सबूत के अडानी को फ्रॉड बताया गया। अडानी पर सेबी की जांच में कुछ नहीं निकला तो सेबी चीफ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। कांग्रेस की दिक्कत ये भी है कि भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर जो गारंटी पीएम मोदी देते रहे हैं, वही गारंटी कभी कांग्रेस भी देती थी।
लेकिन तब 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि भारत 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन पाएगा। वहीं दिसंबर 2023 में S&P ग्लोबल का अनुमान था कि भारत 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जबकि पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि 2029 से पहले भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो क्या इसलिए भारत की इकोनॉमी दुनिया के कुछ खास टूल किट्स को खटक रही है? लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया है? और नए नए नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी क्यों विदेशी कंपनी की हवाई रिपोर्ट्स पर सिर खपा रहे हैं? अगर बीजेपी के आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है कि यह टूल किट है और राहुल इसकी कड़ी हैं, तो यह गंभीर मसला हो जाता है, क्योंकि राहुल अब लोकसभा के LOP भी हैं बॉस, ये याद रखिएगा। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब लंदन दौरे पर थे तो उन्होंने वहां खालिद जिया के बेटे से तारिक रहमान से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद ही तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश के अंदर। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ नहीं कह रही है और इन तमाम चीजों पर सवाल भी खड़े उठ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। क्या कहेंगे इस पर? कोई बीजेपी स्पॉन्सर्ड कैंपेन का एक हिस्सा होगा। राहुल जी के विषय में इस तरीके की बहुत सारी जो है जिसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले भी सर्कुलेट होती रही है, जिनका कोई बेसिस नहीं। बांग्लादेश के तख्ता पलट में अमेरिकी हाथ होने के आरोप लग रहे हैं। जमाती कट्टरपंथियों के हमले हिंदुओं पर लगातार हो रहे हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मंत्री तक हाथ जोड़ ले रहे हैं कि हम हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे, और इस सब पर भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुप है। जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी बांग्लादेश की बर्बादी की प्रस्तावना लिख रहे हैं। सवाल यह है कि बांग्लादेश में जिस अराजकता को क्रांति कहा गया, वो क्या वाकई लोगों की क्रांति है या फिर इस्लामिक क्रांति? क्योंकि टारगेट पर हिंदू और सिर्फ हिंदू है। हालात यह है कि बांग्लादेश के हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के सामने भी कुछ मांगे रखी हैं। वहां पर हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोगों के एक संगठन ओइक्या परिषद ने मोहम्मद यूनुस को एक ओपन लेटर लिखा है। इसमें हिंदुओं पर हमले रोकने और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए एक अलग मंत्रालय की मांग की गई है। इसके लिए बांग्लादेश की संसद में 10% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व करने की बात कही गई है। इसके अलावा हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक संरक्षण कानून बनाने के लिए भी कहा गया है। हिंसा में प्रभावित हिंदुओं को न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल को बनाने की भी मांग रखी गई है। इसके साथ ही हिंदुओं के लिए मुआवजा और तोड़े गए मंदिरों को फिर से बनाने की भी बात कही गई है। पिछले एक हफ्ते में बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले के अब तक 205 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुप हैं। हिंदुओं पर होते बर्बर हमलों के बीच लंबी खिंचती विपक्ष की चुप्पी रहस्यमय है। सवाल यह है कि जिस तरह से कट्टरपंथी जमातियों के इशारे पर बांग्लादेश में आग लगी है, अगर आने वाले समय में बांग्लादेश शरीयत के झंडे तले चला गया, तब हिंदुओं का क्या होगा? क्या विपक्ष भारत की चिंताओं को नजरअंदाज कर जवाबदेही से बच सकता है? बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इंडी गठबंधन के इस सुई पटक सन्नाटे का राज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।